मृदुला सिंह, सेतु अभ्यासक्रम घटक परीक्षा 1। बच्चों ये इंग्लिश में और मराठी में पेपर आए हुए हैं। इसका हिंदी अनुवाद करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। कक्षा 10वीं, विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1, कृति पत्रिका साइंस 1 में टोटल 11 है। ये 1 से 4 के अंतर्गत पेपर बनाया गया है। 15 मार्क्स के हैं। समय 30 मिनट है। 15 तारीख को पहला ये टेस्ट लिया गया था। अब आप लोगों को हम उत्तर भी इसके साथ दे रहे हैं, तो ध्यान दोगे। जो भी मैं पढ़ रहे हैं आप लोगों को लिखना नहीं है, सिर्फ आप देखोगे इसको। विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1, कक्षा 10वीं, दिनांक 15/7/2021, कृति पत्रिका 1 से 4 तक, अंक 15, समय 30 मिनट का है। सूचना: सभी प्रश्न अनिवार्य है। जहां आवश्यक हो वहां वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उचित नामांकित आकृति बनाओ। तीसरा है, दाईं ओर प्रश्न के अंक दर्शाए गए हैं। तो अब जो है आपकी प्रश्न की शुरुआत हो रही है। प्रश्न पहला दिया गया है यहाँ पे 5 नंबर, प्रत्येक के जो है 1-1 नंबर के हैं। टोटल बच्चे 8 प्रश्न हैं। इनमें से कोई 5 आपको करना है। उत्तर हम 8 के दिए हैं, तो आपको 8 के उत्तर नहीं लिखना है। कोई भी आप चुन के 5 प्रश्नों के उत्तर दोगे। अब आ जाओगे पहला वाला प्रश्न, ध्वनि का क्या अर्थ है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों में सुनने की संवेदना का निर्माण होता है। दूसरा प्रश्न, संवेग की परिभाषा लिखो। एसआई और सीजीएस प्रणाली में संवेग की इकाइयां लिखो। उत्तर है, किसी पिंड में समाविष्ट गति के संपूर्ण परिमाण को उस पिंड का संवेग कहते हैं। इकाई पूछा गया है। संवेग की एसआई इकाई मतलब एम्पियर्स, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। सीजीएस इकाई है ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तीसरा प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मूल कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में बच्चों आपको मालूम है 2 ही कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 2 मूल कण होते हैं। चौथा वाला प्रश्न, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले अम्लीय और क्षारीय पदार्थों के नाम लिखो। तो उत्तर है, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले अम्लीय पदार्थ है नींबू का रस, सिरका इत्यादि। क्षारीय पदार्थ है टूथपेस्ट, खाने के सोडे का विलयन इत्यादि। पांचवा प्रश्न, पुरुषों और स्त्रियों की आवाजों की आवृत्ति में मुख्य अंतर कौन सा होता है? उत्तर, स्त्रियों के आवाजों के तारत्व मतलब पिच पुरुषों के आवाजों की तुलना में अधिक ऊंचा होता है। छठा वाला प्रश्न, घुमावदार रास्ते पर मोटरसाइकिल चलाते समय मनोज द्वारा मोटरसाइकिल की चाल और दिशा दोनों परिवर्तित करने से वेग पर क्या प्रभाव होगा? उत्तर है, चाल और दिशा दोनों बदलने पर वेग भी बदलेगा। सातवां प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण करो, खाली जगह के रूप में है। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट रासायनिक अभिक्रिया करके 2 उत्पाद बनाते हैं। पहला है सोडियम क्लोराइड NaCl और दूसरा है कैल्शियम सल्फेट CaSO4। संतुलित करना है, संतुलित करके हम भर दिए हैं। अंतिम 8वां प्रश्न पहले का यहाँ पे समाप्त होगा। वैश्विक सार्वत्रिक सूचक का क्या अर्थ है? प्राकृतिक सूचक के 2 उदाहरण लिखो। उत्तर है, कई सूचकों के सम्मिलित मिश्रण को वैश्विक सूचक कहते हैं। तो इसके 2 उदाहरण देना है प्राकृतिक के, लिटमस, हल्दी, जामुन इत्यादि। अब आ जाओगे दूसरा वाला प्रश्न,
दूसरे वाले प्रश्न में टोटल 7 प्रश्न हैं, आपको कोई 5 लिखने हैं, 10 नंबर के हैं, तो प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के आपके जाएंगे। पहला परिच्छेद है, पढ़ोगे ध्यान से। किरण अपने माता पिता के साथ नए बने खाली घर में गई। घर में प्रवेश करने के बाद माता पिता से बात करते समय उसे अस्पष्ट और बढ़ी हुई तीव्रता की ध्वनि सुनाई देने के कारण वह पूरी तरह से असमंजस में पड़ गई। उसे पता नहीं चल रहा था कि ऐसी ध्वनि क्यों सुनाई दे रही है। उसने अपने पिताजी से कुछ प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों के उत्तर लिखे। अब 2 प्रश्न उन्होंने पूछे हैं। पहला वाला प्रश्न है, इस घर में हमें अस्पष्ट तथा बढ़ी हुई तीव्रता की ध्वनि क्यों सुनाई दे रही थी? उत्तर होगा, घर की छत या दीवार से ध्वनि तरंगों के बार बार परावर्तन होने के कारण ध्वनि तरंगे एक साथ आकर ध्वनि के सातत्य का निर्माण होता है। दो ध्वनि तरंगों के लगातार आगमन की समयावधि कम हो जाती है, लेकिन परावर्तित ध्वनि एक दूसरे में मिलने के कारण अस्पष्ट और बढ़ी हुई तीव्रता की ध्वनि समय में निर्मित होती है। इसलिए घर में हमें अस्पष्ट तथा बढ़ी हुई तीव्रता की ध्वनि सुनाई दे रही थी। इसके बाद वाला दूसरा प्रश्न पूछती है, इस प्रकार की ध्वनि को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की ध्वनि को अनुरणन, निनाद कहते हैं। या तो अनुरणन लिखो या निनाद, दोनों में से कोई है। दूसरा है, मुझे पहचानो, मेरा रंग नीला है, मेरे शरीर में पानी की एक बूंद है, गर्म होने पर मैं इसे सफेद पाउडर में बदल देता हूँ, अनुमान लगाओ कि मैं कौन हूँ, मेरा रासायनिक अणुसूत्र क्या है? तो बच्चों, कॉपर सल्फेट है, नीले रंग का होता है, इसके अंदर पानी की बूंदें समाविष्ट होती हैं। अणुसूत्र होगा CuSO4। दूसरा वाला प्रश्न है, सवाल है, U प्रारंभिक वेग है, A त्वरण, T समय, V अंतिम वेग दिया गया, सूत्र भी दिया गया है, V बराबर U धन AT। तो 2 बॉक्स बनाए गए हैं, आपको खाली जगह भरने हैं। अब उत्तर पे आ जाओगे। उत्तर नंबर 1 U0 दिया गया है, A 5 दिया गया है, T भी 5 दिया गया है, आपको V ज्ञात करना है। सूत्र का इस्तेमाल करो, V बराबर U धन AT, मान रखोगे, गुणा करोगे, आंसर आएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड। अब आ जाओगे दूसरा, सूत्र वही लगाना है, इसमें योग आपको ज्ञात करना है। ए है 1, टी का मान है 8, वी 16 है। सूत्र में आप पुटअप करोगे, पक्षांतर करोगे, अंतिम आंसर होगा यू बराबर 8 मीटर प्रति सेकेंड। फिर नीचे अनुक्रमांक करके लिखे हैं, तो आप लोग भी इसी तरह से लिखोगे। चौथा वाला प्रश्न है, वैज्ञानिक कारण सोडियम की संयोजकता 1 है। बार बार ये प्रश्न आते हैं 7वीं, 8वीं, 9वीं के, और 10वीं में जो है 9वीं का ही रिवीजन है। उत्तर है, पहला, किसी तत्व की संयोग करने की क्षमता को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। पहले परिभाषा लिखोगे। दूसरा मुद्दा होगा, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तथा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 281 है। इसकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु को देकर धन आवेशित सोडियम आयन बनता है, इसलिए सोडियम की संयोजकता 1 है। अब आ जाओगे इसके बाद वाला प्रश्न। अब बच्चों ध्यान दोगे, चौथा प्रश्न के बाद यहाँ पे हम 6 नंबर डाले हैं, 5 हम नीचे डाले हैं। तो प्रश्न आप ऊपर नीचे लिख सकते हो, लेकिन जो पेपर छप के आया हुआ है, तो 5वें पे जो दिया गया है, तो 5 नंबर वही रहेगा, आप ये नहीं बदलोगे। यहाँ पे देखोगे, इसलिए हम थोड़ा सा क्रम यहाँ बदले हैं, 6 लिखे हैं,
क्योंकि बोर्ड से जो भी आपका पेपर आया है 6वें पे यही प्रश्न था। तो आप नहीं कहोगे टीचर यहाँ गलती हो गया, 4 के बाद यहाँ 5 होना चाहिए, तो ये 6 ही है, 5 नहीं। 5 देखो नीचे हल किए हैं। तो छठा प्रश्न है, विद्युत अपघटनी पदार्थ क्या है, इसकी विशेषताएं लिखो। विद्युत अपघटन के लिए द्रव या विलयन में बड़े अनुपातों में विचरण हुए आयनों का होना आवश्यक होता है। इसलिए जिन पदार्थों का विलयन में द्रव रूप अवस्था में बड़ी मात्रा में विचरण होता है उसे विद्युत अपघटनी पदार्थ कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? तो इसकी विशेषताएं हैं कि पदार्थ द्रव रूप में तथा विलयन अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। अब आ जाओगे 5वां वाला प्रश्न। आकृति दी गई है, नीचे दी गई आकृति में विभिन्न भागों का नामांकन करो। तो आकृति प्रश्न में दिया गया है और 4 बॉक्स बनाए गए हैं। ऊपर वाले बॉक्स में देखोगे, ऊपर वाले बॉक्स में परावर्तित ध्वनि। अब नीचे 3 बॉक्स बनाए गए हैं, देखोगे ये है गायक, पहला सीधा ध्वनि लेके गया तो सीधे आने वाली ध्वनि, और जो सुन रहा है तो श्रोता है। 7वां अंतिम प्रश्न, KOH। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का दिया गया, पहले कह रहा है यौगिक का नाम लिखो, तो 1 नंबर वो हो गए। अणु द्रव्यमान ज्ञात करना है, दूसरा होगा। परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं, K बराबर 39, O16, H1, ये परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं। अब उत्तर पे आ जाओगे। KOH यौगिक का नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब KOH का अणु द्रव्यमान बराबर पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान धन O मतलब ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान धन हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। सभी के परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं, जोड़ दोगे आंसर होगा 56। इकाई नहीं लिखना, इकाई होता भी नहीं है। पहला पेपर यहीं पे आपका समाप्त हुआ। अब आते हैं दूसरे वाले पेपर पे। विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2, समय वही 30 मिनट, अंक 15, लेकिन कृति पत्रिका ये इसमें 1 से 5 के अंदर के पूछे गए हैं। अब आ जाओगे पहला वाला प्रश्न। सूचना बच्चे वही है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, जहां आवश्यक हो वहां वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उचित नामांकित आकृति बनाओ। दाईं ओर प्रश्न के अंक दर्शाए गए हैं, ये सूचना दी गई है। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो, कोई 5। 8 दिए गए हैं, कोई 5 करना है, प्रत्येक के 1-1 नंबर है। पहला वाला प्रश्न है, आनुवंशिकता क्या है? उत्तर, माता और पिता के शारीरिक अथवा मानसिक लक्षण उनकी संतति मतलब बच्चों में संक्रमित होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। दूसरा प्रश्न, गुणसूत्र मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? तो गुणसूत्र केंद्रक आम्ल मतलब डीएनए आरएनए और प्रथिन से बना होता है। तो आप खाली ये दोनों लिखोगे, केंद्रक आम्ल, प्रथिन। तीसरा है, नीचे दी गई आकृति का निरीक्षण करके गुणसूत्रों के प्रकार लिखो। तो आपको आकृति दी गई है, 9th में आप जाओगे, पेज नंबर 181 किताब में ये दोनों चित्र आपको दिए जाएंगे। तो एक का जो है, एक किस प्रकार का गुणसूत्र है? तो मध्य केंद्री। तो इस बॉक्स के अंदर ही लिखोगे, तो हम लिख रहे हैं मध्य केंद्री। थोड़ी राइटिंग ऊपर नीचे है बच्चों, बॉक्स के अंदर व्यवस्थित लिखोगे। बी वाले का है उपमध्य केंद्रीय। ये देखोगे, ये जो गोला है ये गुणसूत्र है, तो यहाँ बीच में आना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, तो उपमध्य केंद्रीय लिखोगे। तो इस बॉक्स में लिखोगे उप, वही वाक्य दोहरा दोगे, मध्य, काले के अंदर बच्चों वाक्य छिप गया है, वाक्य हम बोले हैं, आप लोग समझ लिए हो।
ये होगा उपमध्य केंद्रीय। चौथा वाला प्रश्न, उत्सर्जन क्या है? अपशिष्ट घातक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। पांचवा प्रश्न, वनस्पतियों का कौन सा उत्सर्जन मानवीय जीवन के लिए उपयोगी है? तो कौन सा है? रबड़ क्षीर, गोंद, रॉल, रॉल कहो या रेजिन इत्यादि पदार्थों का मानवीय जीवन के लिए उपयोगी है। छठा है, सत्य या असत्य लिखो। कथन दिए गए हैं, रक्त से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बाहर निकालने के लिए कृत्रिम यंत्र का उपयोग किया जाता है। इस क्रिया को अपोहन कहते हैं, मतलब डायलिसिस। तो कथन सही है, तो उत्तर सत्य। सातवां है, सह संबंध लिखो। 44 धन एक्स टर्नर सिंड्रोम, तो एक का बता दिया है, टर्नर सिंड्रोम है। अब इसका संबंध बताते हुए आपको दूसरे वाले का बताना होगा। 44 धन एक्स एक्स वाई, ये किससे संबंध होगा? तो क्लाइन फेल्टर्स सिंड्रोम। आठवां पहले का ये अंतिम प्रश्न है, सहसंबंधी भी है। 3:1 एक संकर, 9:3:3:1, तो ये क्या होगा? द्विसंकर। अब आ जाओगे दूसरा वाला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। कोई 5 10 नंबर के, प्रत्येक जो है 2 2 नंबर के होंगे। इसमें टोटल 7 प्रश्न हैं। नीचे दिए गए गुणसूत्र की रचना के विभिन्न भागों का नामांकन करो। गुणसूत्र दिया गया है, गुणसूत्र दिया गया, यहाँ इस भाग का नाम होगा गुणसूत्र भुजा। तो हम लिख रहे हैं बच्चों, और बोल भी रहे हैं तो आप लोग लिख लोगे। गुणसूत्र भुजा होगा ये, ठीक है। वहां काले पे चला गया, कोई बात नहीं। ये होगा पी भुजा। बॉक्स के अंदर आप लोग लिखोगे, ये नहीं कि हमारा ऊपर गया तो आप भी बाहर जा चले जाओगे। इस बिंदु का नाम है गुणसूत्र बिंदु। ये जो बॉक्स यहाँ दिया गया है बच्चों, हम यहाँ लिख रहे हैं, तो आप लोग वहां नहीं लिखोगे, डब्बा में ही लिखोगे गुणसूत्र बिंदु। ए वाला होगा आपका क्यू भुजा, लास्ट वाला होगा आपका TNA। क्लियर हुआ? अब आ जाओगे उसके बाद वाला प्रश्न, दूसरा वाला। नीचे दिए गए मेंडेल का एक संकर संतति प्रयोग की तालिका दी गई है। रिक्त स्थानों में उचित उत्तर लिखकर तालिका पूर्ण करो। हमारे बच्चे 9th के ही 10th में आए हैं, 9th में पढ़ाए हैं और अच्छे से इसको करवाए हैं। तालिका सब दी गई है, जहां बॉक्स दिया गया वही खाली जगह भरना है। जनक पीढ़ी P1, स्वरूप विधा दिया गया है, लंबा बौना। जनुक विधा, डबल टी कैपिटल लेटर, डबल टी स्मॉल लेटर। युग्मक, तो इस टी में जो है कैपिटल टी होगा, इसमें स्मॉल टी होगा। प्रथम संतानी पीढ़ी F1, तो दोनों को जब मिलाओगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये क्या हो गया आपका स्वरूप विधा। तो यहाँ लंबा क्यों लिखे हैं? तो यहाँ जो पहला अक्षर होता है उसी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये लंबा हो गया। जनक पीढ़ी P2, F1 का स्वयं परागण, तो इसकी स्वरूप विधा क्या होगी? यही जो IT है आपका TT वाला, स्वरूप विधा लंबा, दूसरा वाला भी लंबा होगा। जनुक विधा TT मतलब पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। युग्मक, अब इनको आप अलग करोगे, तो अलग करोगे इस टी का, तो एक टी यहाँ जाएगा, स्मॉल टी वाला यहाँ जाएगा। यहाँ पे भी लंबा टीटी दिया गया है, तो कैपिटल टी अलग होगा, स्मॉल टी अलग होगा। अब आ जाओगे तालिका में, द्वितीय संतानी पीढ़ी F2, बॉक्स दिया गया है, युग्मक, पुयुग्मक, स्त्री युग्मक। यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पुयुग्मक है। नीचे आ जाओगे, ये स्त्री युग्मक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस और टी का जो गुणा करोगे
तो टी हो गया लंबा। अब इस कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ गुणा करोगे तो पहले कैपिटल बाद में स्मॉल लिखते हैं, तो टी लिखे हो तो पहला कौन सा लेटर है कैपिटल, तो ए लंबा में आएगा। यहाँ पे आ जाओगे स्मॉल टी का कैपिटल टी में गुणा करोगे टी होगा, लेकिन पहले कैपिटल लेटर लिखा है, लिखते हैं बाद में स्मॉल, तो इसमें पहला कैपिटल हो तो ये भी लंबा हो गया। अब इस टी का इस टी में गुणा करोगे, दोनों स्मॉल टी है तो ये क्या हो जाएगा बौना। अब आ जाओगे तीसरा वाला प्रश्न, डाउन सिंड्रोम अथवा मंगोलिकता के बारे में संक्षिप्त जानकारी दो। 9th में पेज नंबर 189 पे बच्चे का चित्र दिया गया है, डाउन सिंड्रोम से बाधित बच्चा दिखाया गया है। आप लोग जो है किताब में उस बच्चे को देख सकते हो। अब इसकी जानकारी क्या है, पहला है गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण होने वाला डाउन सिंड्रोम या मंगोलिकता यह एक विकृति है, मतलब रोग है। दूसरा, इसमें गुणसूत्र प्रारूप में कुल 47 गुणसूत्र दिखते हैं। इस विकृति को टायसोमी ऑफ 21 ऐसा भी कहा जाता है। तीसरा मुद्दा होगा, इस विकृति में अभ्रक, अभ्रक का मतलब क्या होता है रोगी के शरीर की सभी कोशिकाओं में 21वें गुणसूत्र की जोड़ी के साथ एक और गुणसूत्र, एक अधिक गुणसूत्र होता है। चौथा है, इसी कारण ऐसे अर्भक की कोशिकाओं में 46 की जगह क्या हो जाएगा 47 गुणसूत्र दिखते हैं। तो ऐसे बालक क्या होते हैं, पांचवा मुद्दा, ऐसे बालकों की गति मंद होती है, दुर्लभतम मामलों में अल्पायु होने की आशंका होती है, मतलब मृत्यु हो जाती है इनकी। मानसिक वृद्धि में बाधा सबसे प्रमुख लक्षण है। अब आ जाओगे उसके बाद वाला प्रश्न, चौथा, ये वर्गीकरण करना है, मानव की कुछ विशेषताएं दी गई है, उनका प्रभावी और अप्रभावी लक्षण में वर्गीकरण करोगे। तो यहाँ पे दिया गया मुड़ने वाली जीभ, कान से चिपकी हुई पालियां, हाथों पर बाल का होना, न मुड़ने वाली जीभ, भूरे सीधे बाल, कान की खुली पालियां, पालियां मतलब ललरी, हाथों पर बाल का न होना, काले घुघराले बाल। उत्तर, तो प्रभावी लक्षण, दूसरे में अप्रभावी। तो पहले हम प्रभावी का बता दे रहे हैं, प्रभावी में होगा मुड़ने वाली जीभ, हाथों पर बाल का होना, काले घुघराले बाल, कान की खुली पालियां। अप्रभावी, न मुड़ने वाली जीभ, हाथों पर बाल का न होना, भूरे सीधे बाल, कान से चिपकी हुई पालियां। अब उसके बाद वाला प्रश्न, नीचे दी गई आकृति का निरीक्षण करके आरएनए के प्रकार पहचानिए। तो बता दिया है ये आरएनए के हैं, खाली आपको प्रकार लिखना है। ए में ये चित्र दिया गया है तो किस प्रकार का है, तो mRNA, स्मॉल लेटर m लिखोगे, RNA कैपिटल का इस्तेमाल करोगे। mRNA का मतलब होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब बी वाले में आ जाओगे, एक किस प्रकार का है, तो tRNA, तो टी स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करोगे, RNA कैपिटल में लिखोगे, इसका मतलब हो गया ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आ जाओगे छठा वाला प्रश्न, मनुष्य में कौन से अंग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, तो मनुष्य में त्वचा, त्वचा से पसीना, तथा वृक्क अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, वृक्क मतलब किडनी। सातवां आ जाओगे, रंजकहीनता नामक अनुवांशिक विकार का कारण क्या है, इस विकार के लक्षण लिखो। कक्षा 9वीं में किताब पे पेज नंबर 190 पे आओगे, रंजकहीनता बाधित बच्चे का चित्र दिया गया है, आप देखोगे उस बच्चे को, वही उसके बारे में लिखना है। क्या है उत्तर,
रंजकहीनता एक जनुकीय विकार है, मतलब जेनेटिक है। इस विकार में शरीर मेलानिन नामक रंजक द्रव्य तैयार नहीं कर पाता। रंजकहीन व्यक्ति की त्वचा निस्तेज होती है और बाल सफेद होते हैं। आंखें सामान्य तौर पर गुलाबी होती हैं, क्योंकि आंख की पुतली और दृष्टि पटल में रंजक द्रव्य होता ही नहीं है। तो बच्चों, यहीं पे पेपर आपका खत्म हुआ है। तो धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।